हेलो एवरीवन। तो इस ड्रामे के स्टार्ट में वो फैमिली के एक बहुत बड़े थिएटर की ओपनिंग का दिन था और आज के दिन उन्होंने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को वहां पर बुलाया हुआ था और बहुत सारा मीडिया भी प्रेजेंट था। ऊपर से तो यहाँ पर हर कोई हंसी खुशी खुद को हंसता खेलता दिखा रहा था, लेकिन मन ही मन बहुत सारी बातें छुपी हुई थीं। जोंगशी यहाँ पर अपनी कजन मिनशियान के पास आया खड़ा था और मिनशियान उससे गुस्सा कर रही थी, फेस पर एक स्माइल सजाए हुए, और कह रही थी कि तुम मेरी एंगेजमेंट कराना चाह रहे हो उस नीच इंसान से जो मेरे बाप का कातिल भी है, उससे मैं कभी शादी नहीं करूंगी। पर जोंगजी, जो कि इस वक्त फैमिली का हायर था, उसका कजन, वो आगे से कहने लगता है कि तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। और जिससे मिनशियान की एंगेजमेंट हो रही है वही है हमारे ड्रामे का हीरो और उसका नाम है मुरोंग चिंगजी। मुरोंग चिंगजी जेल में कुछ अरसा काटने के बाद अभी अभी बाहर निकला है। उसके रिलीज होने की खबरें हर तरफ फैल चुकी हैं। मुरोंग फैमिली भी बहुत रिप्यूटेड थी और बस इसी के साथ ही इस सेरेमनी में मुरोंग फैमिली की एंट्री होती है, जहां पर सबसे पहले तो जिनजी आई थी जो कि चिंगजी की मम्मी थी और उसके साथ साथ उसका बड़ा भाई जिसका नाम चिंगयू है। मिनशियान या उसकी मम्मी को वो फैमिली में ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, लेकिन फिर भी मम्मी को अपनी बेटी की परवाह थी। वो कहने लगती हैं कि आज अपने साथ अब चिंगजी को नहीं लेकर आए, उन दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है और वो अभी तक मिले भी नहीं। लेकिन मुरोंग की मम्मी लगता है अपने बेटे चिंगजी को ज्यादा पसंद ही नहीं करती थीं। कहने लगती हैं इसमें मिलना क्या जरूरी है, बस ये दो परिवारों की ही तो शादी है। और था भी कुछ ऐसा ही। एक्चुअली ये शादी इस तरह से हो रही थी क्योंकि वो फैमिली आर्म्स के साथ डील करती थी। वो असलाह बनाते थे और जिसको वो सप्लाई करते थे उनकी आर्म्ड फोर्सेस ज्यादा पावरफुल हो जाती थीं और बस इसी वजह से मुरोंग फैमिली चाहती थी कि उनकी तरफ से उन्हें अच्छे रेट पर बहुत सारे आर्म्स मिल जाएं। और बस इन्हीं बातों के बीच ही इस ड्रामे के हीरो की एंट्री हो जाती है और उसका नाम है चिंगजी। चिंगजी ने आज वार लॉर्ड वाला गेटअप किया हुआ था और वो बहुत हैंडसम दिख रहा था, पर उसकी मम्मी को उस पर गर्व होने की बजाय वो कहने लगती हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप के कपड़े पहनने की। एक्चुअली उसकी मम्मी उससे इसलिए भी नफरत करती थी क्योंकि वो बचपन से उसके साथ अटैच्ड ही नहीं थी। ये बेचारा चिंगी बचपन में अपनी पैदाइश के टाइम पर ही एक्सचेंज हो गया था, पता भी नहीं चला था, और ये ली फैमिली में पलता रहा था। वो भी इसे इज्जत ना दे सके थे और उसके बाद जब ये मुरोंग फैमिली में वापस आया तो वो उससे अटैच ही ना हो सके। बस ये दोनों फैमिलीज का आउटकास्ट बनकर रह गया। और तो और बचपन में इससे एक ऐसी गलती हो गई थी कि जिसकी वजह से इसके डैड की भी जान चली गई थी। अब मम्मी उससे नफरत करती थी और उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं कर रही थी, और जिसको उसकी माँ ही इम्पोर्टेंस ना दे उसे और कोई क्या रिस्पेक्ट देगा। लेकिन उस पूरी फैमिली में बस एक उसका बड़ा भाई चिंगयू ही था जो उससे अच्छे से बात करता था और जिससे चिंगजी को परिवार जैसी फीलिंग आती थी। अब ओपनिंग के टाइम पर चिंगी मिनशियान के बाजू में बैठा हुआ था। दूर से देखने वालों को लग रहा था कि ये स्वीट टॉक कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे को जहरीले तीर चला रहे थे। मिनशियान कह रही थी तुम मेरे बाप के कातिल हो, तुमसे शादी करना मुझे एक्सेप्ट नहीं है, तुम खुद ही इनकार कर दो। लेकिन वो कहने लगता है अगर तुम्हें इतना ही नापसंद है तो तुम क्यों नहीं इनकार कर देती, जैसे तुम्हारी नहीं चलती वैसे मेरी भी नहीं चल रही, इसलिए चुपचाप हम दोनों ही ये बर्डन सह लेते हैं। और बस इसी के साथ ही जैसे वो मूवी स्टार्ट होती है तो पता चलता है कि वो कोई मूवी नहीं है बल्कि मिनशियान की एक फिल्म है। वो कार में अपने लवर के साथ थी और बस वहीं पर ही उसकी वीडियो बन गई थी। ये वीडियो चल रही होती है और मिनशियान चीख चीख कर पर्दे के सामने आकर कहती है कि इसे बंद करो, और उसे गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये सारा कुछ चिंजी ने कराया है। और बस ये ओपनिंग का सीन एकदम क्योटिक सीन में बदल जाता है। रिपोर्टर इसी सीन की फोटोज बनाए जा रहे थे और बस वो फैमिली की इज्जत मट्टी में मिल चुकी थी। लेकिन जब इसी तरह से सारा केओस मचा हुआ था तो हमारा हीरो पीछे के रास्ते से थिएटर के स्टूडियो में जाता है। वहां पर जाकर पता चलता है कि जिसने मूवी चलानी थी उसको किसी ने बेहोश कर दिया और ये टेप चला दी है। और इस टाइम पर इस फिल्म के नेगेटिव्स भी गायब हैं। इसका मतलब है कि मिनशियान और वो फैमिली की इज्जत दांव पर लगी हुई है। मम्मी को तो ऐसा लग रहा था कि ये सारा कुछ चिंजी ने कराया है। वो उसे बुरा भला कह रही थी और कहती इतना तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत है, तुम जैसा बेटा मेरा है। मुझे तो ये सोचकर भी शर्म आ रही है। कोई भी उस बेचारे को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। इतने में उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि वहां से जहां से नेगेटिव्स गायब हुए हैं वहां पर ये एक फूल पड़ा हुआ था, और उस फूल को देखते ही चिंगी को कुछ पुरानी यादें आ रही थी। ये फूल उसकी नजर में तो उसकी लवर की निशानी थी, उसका फर्स्ट लव जिसका नाम रेनसोजो था।
लेकिन बाद में उसकी डेथ हो चुकी थी। ये फूल देखते ही उसे ऐसा लगता है कि कहीं वो जिंदा हो, उसके आसपास हो, कोई मिरेकल हो जाए। वो बारिश में इधर उधर दौड़ता हुआ उसे तलाश कर रहा था, लेकिन इन वेन। मरे हुए लोग तो वापस नहीं आते ना। और चिंगी ये शादी भी इसी वजह से कर रहा था, क्योंकि अपनी लवर से तो वो शादी कर नहीं सकता, तो अब जिससे भी शादी हो उससे क्या फर्क पड़ता है, अब वो मिनशियान हो या फिर कोई और। जब वो निराश होकर जा रहा था तो तब हमें दिखाते हैं किरण सोजो दूर खड़ी उसे देख रही थी। वो जिंदा थी और उसी ने ही ये नेगेटिव्स चुराए थे। उधर जोंग घर पर खड़ा मिनशियान पर चिल्ला रहा था। मिनशियान कह रही थी प्यार करना कोई पाप नहीं होता, पाप तो उसने किया है जिसने मेरी वीडियो बनाई है, और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। अब उसका कजन जोंग उस पर चिल्लाता है और उससे कहता है कि इसे कमरे में बंद कर दिया जाए, और मैं इस हर बात का हिसाब जाकर चिंगी और उसकी फैमिली से लेता हूँ। उनसे बार्गेन करूंगा और अपने हथियारों का कोई अच्छा सा सौदा ही करके वापस आऊंगा। जोंग का बस ऐसा बिजनेस वाला माइंडसेट था। वो हर चीज को कैश कराना चाहता था, इवन कि अपनी सिस्टर की इज्जत को भी। अब हमें मुरोंग रेजिडेंस को दिखाते हैं। घर पर जिन रुई थी, चिंगी की दीदी लगती थी, लेकिन उसकी हरकतें और उसकी बातें सुनकर लग नहीं रहा था कि वो कोई ज्यादा सेंसिबल पर्सन है। लेकिन उसे जैसे ही घर में दाखिल होते हुए लोगों की बातों की आवाज आती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा ड्रामा लगा है, मैं भी जाकर सुनती हूँ। अब वो भी यही थिएटर वाली सारी खबर अपनी मम्मा और भाई से मिर्च मिसाले लगाकर सुनती है, और सबको यही लग रहा था कि ये चिंगी ने कराया है। और चिंगी से तो जिन रुई भी ऐसे ही नफरत करती थी जैसे उसकी माँ करती थी। और सब यही मशवरा दे रहे थे कि चाहे जो भी हो गया लेकिन फिर भी मिनशियान से एंगेजमेंट नहीं तोड़नी, वरना हमें हथियार कौन प्रोवाइड करेगा। चिंगयू अपने भाई की साइड लेने की कोशिश करता है, लेकिन मम्मी उसे चुप करा देती हैं। कहती हैं तुम भूल गए अपने डैड की मौत को, वो कितने जवान मरे थे और किस तरह की मौत आई थी उन्हें। वो एक वार लॉर्ड थे और उन्हें एक अच्छी मौत मरना चाहिए था। ये सारी गलती तुम्हारे भाई चिंगजी की है। काश वो हमारा खून ही ना होता, और अगर था भी तो भी हमें सारी जिंदगी पता ही ना चलता कि वो बचपन में पैदा होते ही एक्सचेंज हो गया था। जबकि दूसरी तरफ हमें चिंगजी को दिखाते हैं वो बहुत कैपेबल था। उसने उस लवर को पकड़ लिया था जिसकी वीडियो मिनशियान के साथ थी, और ये वही लड़का था जिसने मिनशियान की तरफ से दिल तोड़ने की वजह से उसकी वीडियो रिलीज कर दी थी। उसे कोई पछतावा नहीं था। वो कहता है हाँ ये मैंने ही किया था, मैंने उसकी टेप चलाई थी, लेकिन मुझसे किसने चुरा लिया ये आगे मुझे भी मालूम नहीं है। अब इतने में जोंग भी मुरोंग रेजिडेंस पहुंच जाता है, और उसका यही स्टांस था कि मेरी सिस्टर की ये वीडियो जो लीक हुई है ये फैब्रिकेटेड है, ये असल है ही नहीं, और ये सारी तुम्हारी और तुम्हारे बेटे चिंगजी की साजिश है। लेकिन वो कहते हैं इस साजिश में हमें क्या फायदा होगा। वो कहता है यही फायदा है कि हमें नीचा दिखाओ और सारी जिंदगी हमें गुलाम बनाकर चलाओ। वो चिंगजी को उंगली दिखा रहा था, वो भी उसकी उंगली तोड़ मोड़ देता है। मम्मी को ना तो अपनी होने वाली बहू से कोई मतलब था, ना ही अपने बेटे से, तो कहने लगती हैं सारी बातें एक साइड पर करो, हम वीडियो लीक होने की कोई बात नहीं करेंगे, हमें शादी अभी भी कबूल है, बस इसके बदले हमें हथियार टाइम पर मिल जाने चाहिए, डील ऑफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन जोंग कहने लगता है डील तो अपने पुराने रेट पर नहीं कर सकता, 30% ज्यादा रेट लूंगा, क्योंकि अब हम दोनों बिल्कुल अनजान जैसे हो चुके हैं। और बस अभी ये बात चल ही रही थी कि इतने में ऊपर से चिंगजी पहुंच जाता है, और उसके पास एक ब्रीफ केस था। उस ब्रीफ केस में बहुत सारे नेगेटिव्स थे। सारे रिपोर्टर्स जो खड़े वहां की फोटोज ले रहे थे उसने उन सब से कैमरास छीन लिए थे, हर किसी का मुंह बंद करा दिया था। सबने वादा किया था कि कोई एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालेगा, ना ही कोई खबर आएगी। और उसके बाद वो जोंग से इस तरह से बार्गेनिंग करता है कि जोंग को लगता है कि यही हमारे लिए सही रास्ता है कि चुपचाप एंगेजमेंट कर लो, वापस वाला रेट भी रखो, और मिनशियान ने जो भी हरकत की थी वो सारा कुछ तो हैंडल हो ही चुका है, हमारी इज्जत भी दाव पर नहीं लगेगी। जैसे ही जोंग जाता है पीछे से जन रुई चिल्लाना शुरू कर देती है। कहती है तुम्हें थोड़ी भी शर्म है, तुम माँ को क्या टाइम से पहले कब्र में पहुंचाना चाहते हो इस तरह की टेंशन देकर। वो गुस्से में थी और चिंगजी मुड़कर उसे कहता है तुम्हें गुस्सा आया, मुझे खुशी हुई, और बस वो निकल जाता है। अब उसके बाद चिंगजू आता है और अपने भाई से कहने लगता है मुझे नहीं पता था कि मिनशियान इस तरह की लड़की है, अगर तुम उससे शादी नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, स्टैंड लूंगा। पर चिंगजी कहता है मुझे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो उससे बोलता है ठीक है फिर कल टाइम पर पहुंच जाना, हमारी एंगेजमेंट बहुत धूमधाम से होने वाली है। कल उन दोनों भाइयों की ही एंगेजमेंट थी, एक की फैंग फैमिली में और दूसरे की हुओ फैमिली में। और फिर अगला दिन भी आ ही जाता है। पूरे शहर में जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि मुरोंग फैमिली के दो बेटों की एंगेजमेंट हो रही थी।
और वहाँ पर ली बोजी भी आया हुआ था। ये ली फैमिली का था और ये वो लड़का था जो कि चिंग जी की वजह से एक्सचेंज हो गया था और इसी को ही जिनजी ने पाला था, यानी कि चिंग जी की रियल मम्मी ने। वह आज भी उसे अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती थी और इसको दोनों फैमिलीज का प्यार मिल चुका था। जबकि बेचारे चिंग जी की किस्मत आई थी जबकि बेचारे चिंग जी की किस्मत में दोनों ही फैमिलीज की सिर्फ नफरत ही आई थी। जिन रुई भी अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो चिंग जी की जगह ली बोजी को ही अपना भाई मानती थी। उसके साथ बैठती है और कहती है, तुम कितने नाइस हो, मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आए हो। और एक दूसरा चिंगी है, उसे तो कोई मैनर्स ही नहीं है बोलने के भी। चिंगी बेचारा दूर खड़ा देख रहा था कि जो प्यार उसे अपनी फैमिली की तरफ से मिलना चाहिए था वो ली बोजी को मिल रहा था, एक आउटसाइडर को। अब फाइनली एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट होती है। सबसे पहले चिंग जी की दुल्हन को बुलाया जाता है और उसके सामने उसकी फियांसे चलती हुई आ रही थी। मिन शियान थी और उसकी बदनामी का किसी को पता ही नहीं चला था, सबका मुंह बंद करा दिया गया था। वो बहुत कॉन्फिडेंस से आती है चिंग जी के बाजू में खड़े होकर कहती है, मेरे मंगेतर, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि किसी दिन मैं तुम्हें मार ही ना दूं? और चिंग जी बस उसकी धमकी को एंजॉय कर रहा था। और फिर उसके बाद चिंग यू की होने वाली ब्राइड को बुलाया जाता है और उसका नाम फैंग मुलान था। वो जैसे ही एंट्री करती है तो पहले तो चिंग जी को ऐसा लगता है कि उसकी नजरों ने धोखा खाया है। जब वो गौर से देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। उसे अपने एक्सप्रेशंस छुपाने में भी दिक्कत हो रही थी। पता नहीं वो कैसे अपनी भावनाओं पर, अपने गुस्से पर काबू पाता है। ये वही थी, उसकी लवर, उसका फर्स्ट लव सोजो, जो कि बहुत सालों पहले उसे लगता था कि मर चुकी है। अब वो आई थी और वो भी उसकी होने वाली भाभी की हैसियत से। वो आती है और चिंग यू के बाजू में खड़ी हो जाती है। चिंग यू कहता है, तुम पहली दफा इससे मिल रहे हो ना, हेलो बोलो अपनी भाभी को। बहुत मुश्किल से उसके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, वो उसे भाभी बोलता है। और बस फिर उसकी नजरों के सामने अपनी जिंदगी का सारा फ्लैशबैक चलने लगता है और इसके साथ ही कहानी को कुछ साल पीछे ले जाते हैं। ये तब का टाइम था कि जब चिंग ही अब्रॉड से डॉक्टर बनकर नया नया वापस आया था और उसने बेचंग शहर में रहने का फैसला किया था। क्लिनिक के पास ही वो एक छोटा सा घर रहने को लेता है। वो इतनी वेल्दी फैमिली से था, फिर भी एक नॉर्मल से घर को रेंट कर रहा था। इस बात से सारे लोग हैरान थे, लेकिन वो बस एक ऐसी जगह चाहता था जहाँ पर वो कंफर्टेबल हो। उसे ज्यादा दिखावा पसंद नहीं था। वो सारा दिन अपने क्लिनिक में रहता था, शाम को घर आ जाता था और बस यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन कुछ दिनों से वो देख रहा था कि उसके लेटर बॉक्स में कुछ लेटर्स थे जो कि बहुत पहले के थे। वो इन लेटर्स को निकालता है और इन्हें पढ़ता है। ये उसे काफी इंटरेस्टिंग लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि एक सेंटेंस स्टेशनरी पर किसी लड़की ने ही लिखे होंगे, लेकिन उसमें बहुत अजीब सी लैंग्वेज थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़की किसी पर अपना गुस्सा निकाल रही हो। शायद किसी ने उससे कर्जा लिया था, वो उससे बहुत बुरी बुरी बातें बोल रही थी। चिंग जी जब इन लेटर्स को गौर से देखता है तो उसे समझ आता है कि ये किसी को बुरा भला नहीं कह रही, बल्कि इसमें कुछ कोड वर्डिंग है और वो कोड वर्डिंग वो पकड़ लेता है। वो आंसर में लिखता है कि तुम जिसको तलाश कर रही हो वो यहाँ पर नहीं है और मैं यहाँ पर नया नया मूव इन हुआ हूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक। पुलिस से राब्ता करके देख लो, शायद वो मिल जाए जिसे तुम तलाश कर रही हो। और बस फिर हमें दिखाते हैं कि ये लेटर रन सोजो ने लिखा था। सोजो उस टाइम पर डॉक के आसपास ही लोगों की स्केच बनाने का काम किया करती थी और जो कोई भी स्केच उससे बनवाता था वो कहीं ना कहीं दूर से ट्रैवल करके आता था। वो उसे एक फोटो दिखाती थी और कहती थी कि आपने कभी इसको देखा? वो किसी लान नामी लड़की को तलाश कर रही थी जो प्रोबेबली उसकी सिस्टर ही थी। बस वो काफी अरसे से इसी मिशन पर लगी हुई थी और उसकी जिंदगी का ये मकसद बन चुका था। आज जब वो देखती है कि मेरे कोड्स को किसी ने क्रैक कर लिया है, लेटर में मुझे जवाब दिया है, तो वो तुरंत ही उससे पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? और बस वो दोनों एक दूसरे को लेटर पर जवाब दिए जा रहे थे और इस तरह दिखाते हैं जैसे आमने सामने बोल रहे हो। और एक दफा तो चिंगी लेटर में ये भी लिख देता है कि शायद वो बंदा मर चुका हो जिसे तुम तलाश कर रही हो। तुम एक ही लेटर बहुत सारे एड्रेसेस पर भेजती हो, ये ऐसे ही है जैसे तुम समुद्र में पत्थर फेंक रही हो। और बस हर दफा लेटर में कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती थी कि एक दूसरे को उन्हें जवाब देना ही पड़ता था। सोजो को बुरा लगता है। वो कहती है, तुम क्यों उसे कर्ज कर रहे हो जो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? और अब की दफा तो वो लेटर में रो भी पड़ी थी और ये बात चिंग जी को बहुत बुरी लगती है। वो अगले लेटर में उसे अपोलोजाइज करता है और बस इसी तरह से उनकी दोस्ती का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। उसे ये भी पता चल गया था कि चिंग जी एक डॉक्टर है।
अब एक दफ़ा एक लेटर में चिंगजी ने कुछ इस तरह से मेंशन किया था कि जैसे वो एक लड़की से बात कर रहा हो, और सोजो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहती थी। तो वो कहने लगती है, तुम्हें कैसे लगा कि मैं लड़की हूँ? मैं तो लड़का हूँ और मैं डॉक पर काम करता हूँ। और इसके साथ ही उसने अपनी मैस्कुलिनिटी के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोली थीं। मेरा सीना इतना चौड़ा है कि जैसे मैं पूरा शहर उस पर उठा लूं, और मेरी मर्दानगी इतनी मशहूर है कि जैसे मैं पहाड़ों को भी सर कर लूं। ये सारा कुछ पढ़कर चिंगजी को बहुत हंसी आती है। वो उससे कहता है, लेकिन एक बात है, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी साफ पता चल रही है तुम्हारी राइटिंग से, और साथ ही साथ तुम्हारी सेंटेड स्टेशनरी से भी। अब उसके बाद वो नेक्स्ट लेटर में अपना एक स्केच बनाकर भेजती है, और वो स्केच इतना हौलनाक था कि उसे देखकर कोई भी डर जाए। साथ ही साथ उसने एक डॉक्टर का भी स्केच बनाया था, जैसा वो चिंगजी के बारे में सोच रही थी कि वो दिखता होगा, लेकिन ये सब उसे टीज करने के लिए था। अगली दफा चिंगजी उसे एक लेटर लिखता है और कहता है, मैस्कुलिनिटी ये सब नहीं होती जो तुम दिखा रही हो, ये तो फैट्स ही हैं, मसल्स तो ऐसे होते हैं। और जो कुछ भी उसने एनाटॉमी में पढ़ा था उसका एक स्केच बनाकर उसे भेज दिया था। और ये देखकर सोजो शर्मा जाती है, कहती है पता नहीं क्या क्या भेज रहा है ठरकी कहीं का। और बस इसी तरह से बातें करते करते उनकी दोस्ती बहुत बढ़ गई थी। चिंगी को हमेशा उसके लेटर का इंतजार रहता था। वो तो पोस्टमैन के पहुंचने से पहले ही दरवाजे पर खड़ा होता था। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि चिंगी अपनी फोटो बनवाता है और उसे एक गिफ्ट के तौर पर सेंड कर देता है। और साथ ही साथ वो काफी नर्वस भी था कि पता नहीं उसे मेरी ये फोटो कैसी लगेगी। लेकिन बस उसके बाद से सोजो का कोई रिप्लाई नहीं आया था। मौसम बदल गया था, स्नोफॉल होने लगी थी, और इसके साथ ही चिंगी का इंतजार भी बहुत लंबा होता जा रहा था। वो रोजाना आकर देखता था, लेटर बॉक्स खाली था, लेकिन फिर भी वो बार बार उसे लेटर लिखता था। 1 महीना हो गया था, उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। उसे लगने लगता है कि पता नहीं वो कहीं मूव आउट कर गई है, या फिर मैं उसे पसंद नहीं आया। और बस इस सारे इंतजार के समय चिंगी के पास कुछ यादें ही थी जो सोजो ने लेटर उसे लिखे थे। और उसने तो एक दफा उसे अपने एरिया की स्पेशलिटी बिस्किट्स का भी गिफ्ट किया था। एक दफा उसने सोजो के कहने पर ही मिड ऑटम फेस्टिवल पर अपने घर भी फोन किया था, वरना घर तो उसे कभी घर रहा ही नहीं था। वो ऐसा घर था जहाँ से उसे वहशत आती थी, हर कोई उससे नफरत करता था सिवाय एक चिंगयू के। उसने उसे कॉल करके विश किया था और बताया था कि मेरी लाइफ में एक लड़की आई है जो बहुत अजीब सी है, नटखट है, शरारती है, लेकिन बस मुझे अच्छी लगती है। वेल, चिंगी का ये इंतजार कब खत्म हुआ होगा ये तो हमें अभी नहीं दिखाते, लेकिन प्रेजेंट में जरूर ले आते हैं। अब इस एंगेजमेंट के बाद चिंगयू और मूलान दोनों इकट्ठे गेस्ट्स के पास जा रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे। लेकिन चिंगी को मिनशियान के साथ कहीं जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसका मूड बहुत खराब हो गया था। वो सोजो के इस बदले हुए नाम और उसके रंग ढंग को देखकर ही हैरान था। वो उसकी लाइफ में उसकी भाभी बनकर आ रही है, उससे एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। अब इतने में जब सेरेमनी ओवर होती है गेस्ट तो चिंगयू चिंगजी के पास आता है, कहता है तुम्हें मिनशियान के साथ सपोर्ट बनकर चलना चाहिए था, एक जेंटलमैन ऐसा ही होता है। लेकिन चिंगजी को मिनशियान में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो कहने लगता है तुम्हें ये भाभी कहाँ से मिली, तुम इसे जानते ही कितना हो, बस अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा सोचो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़की जो तुम्हारे बाजू में थी ये मिनशियान से भी ज्यादा खतरनाक थी। चिंगयू कहता है तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो, फैंग फैमिली वालों ने मुझे देखा था, उनको मैं अच्छा लगा तो बस उन्होंने रिश्ते की बात कर दी। और वैसे भी मुलान से मेरी काफी दफा लेटर्स पर बात हुई है, वो बहुत ही काइंड पर्सन है। लेटर्स पर बात हुई है, चिंगी का दिल कट के रह जाता है। यानी कि लेटर्स पर इसने जिस तरह से मुझसे बात की थी मैं स्पेशल फील करता था, पर इसके लिए मैं स्पेशल नहीं था। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनसे ये लेटर पर बात करती थी। वो उसे बताने ही वाला था कुछ कि इतने में मुलान ऊपर से आ जाती है और कहती है कि आज पहली दफा मैं चिंगी से मिल रही हूँ और इसके लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। वो ब्रीफ केस ओपन करती है और उसमें वही मिनशियान की वीडियो टेप थी। वो कहती है ये ओरिजिनल कॉपी है, किसी ने चुरा ली थी और मैंने अपनी फैमिली से कहकर अपनी पावर्स के थ्रू ये वापस हासिल कर ली है। आई थिंक तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आएगा। लेकिन ये तो चिंगी ही था जो अच्छे से जानता था कि इसे चुराने वाली भी और कोई नहीं, यही सुजू या मुलान, जो भी नाम दे वही थी। और फिर उसके बाद मुलान बहुत प्यार से चिंगयू के बाजू में बैठी हुई थी और उसके बाजू में हाथ भी डाला हुआ था। चिंगी को गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगता है चिंगयू तुम कितने नोबल हो, जेंटलमैन हो, और ये भाभी, मेरी नई वाली भाभी तुम्हारे साथ बहुत सूट करती है। तुम दोनों मेड फॉर ईच अदर हो ना। मैं एक नीच इंसान और मेरे साथ वो गिरी हुई मिनशियान, हम दोनों भी मेड फॉर ईच अदर हैं।
वो गुस्से में ये सारा कुछ बोल रहा था क्योंकि उसे फैमिली में हर कोई नीच ही कहा करता था। पास्ट का सीन दिखाते हैं। सोजो के पास चिंगी की फोटो आ गई थी और उसे वो दिखने में बहुत अच्छा भी लगा था, लेकिन फिर अचानक से उसे कहीं से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसे ये तो पता था कि उसकी सिस्टर बाईचेंग में है, लेकिन कहाँ है अब इसकी इंफॉर्मेशन भी मिल चुकी थी। वो हु फैमिली के यू स्टेट वाली जगह पर थी, लेकिन वहाँ पर बहुत ज्यादा गार्ड्स होते थे, कड़ा पहरा था, वो आसानी से नहीं जा सकती थी। पर फिर भी उसने अपने शहर से हर चीज पैकअप कर ली थी और सफर करके बाईचेंग सिटी पहुंच चुकी थी। अब वो वहाँ जाकर देखती है, पर उसे नहीं लगा था कि वो अंदर एंटर हो पाएगी। एक जगह से वो अंदर झांक रही थी कि यहीं पर ही उसे चिंगी दिखाई देता है। वो वहाँ पर किसी का ट्रीटमेंट करने के लिए आया था। वो तो उसे दूर से देखते ही पहचान गई थी। बाद में एक पेड़ में छुपने की कोशिश कर रही थी ताकि चिंगी उसे ना देख ले, लेकिन उसने भी नोटिस कर लिया था। वो दूर से आवाज देकर कहता है, तुम्हें पता है कि अगर तुम यहाँ से गिरी तो तुम्हारी कौन कौन सी हड्डी टूटेगी, और उसे 4-5 हड्डियों के नाम डिटेल्स में बता देता है। अब ये बताकर वो वहाँ से मुड़ ही रहा था, उसे सोजो की आवाज आती है जो कह रही थी, वाकई तुम कितने अच्छे डॉक्टर हो। ये सुनते ही वो मुड़ता है कि इसे कैसे पता चला कि मैं एक डॉक्टर हूँ, और बस इतने में वो डिस्ट्रैक्ट हुई थी और पेड़ से नीचे गिर गई थी। वो जाकर उसे संभालता है और ये था उन दोनों का पहला आमना सामना। वो दोनों ही बहुत अच्छे लग रहे थे और एक दूसरे की नजरों में खो चुके थे। पता नहीं क्यों, लेकिन चिंगी को फीलिंग्स आती हैं कि ये वही लड़की है, सोजो। वो कहने लगता है, मैंने तुम्हारे लेटर्स के जवाब का कितना इंतजार किया था। जब वो कुछ नहीं बोलती तो उसे लगता है शायद किसी गलत पर्सन को कह दिया था। वो मुड़ने लगता है तो वो उसे रोक कर कहती है, तुम गैस करो कि मेरी कौन सी हड्डी टूटी होगी। अगर तुमने ठीक जवाब दिया तो तुम्हारे हर लेटर का जवाब तुम्हें मिलेगा। और बस ये सुनते ही वो दोनों हड्डी टूटने को तो भूल ही गए थे, लेकिन उन दोनों के फेस पर स्माइल आ गई थी। अब उसके बाद वो सोजो को अपने साथ लेकर जाता है। उसके पैर में और हाथ में चोट आई थी, वो उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। वो उससे पूछता है, तुम किसे ढूंढ रही थी, क्या बाईचेंग में वो तुम्हें मिल चुका है, और तुमने मुझे पहचाना कैसे। वो पहली बात का जवाब नहीं देती, शायद वो सीक्रेट रखना चाहती थी, और इसीलिए इस बात का जवाब लेने के लिए चिंगी ने भी ज्यादा जोर नहीं दिया था। लेकिन दूसरी बात का जवाब देती है। उसकी पॉकेट में अभी भी चिंगी की फोटो थी। वो कहती है, तुम्हारा चेहरा और तुम्हारे चेहरे पर ये तिल आसानी से भूलने वाला नहीं है। और इसके साथ ही उसने फोटो के पीछे कुछ शेर व शायरी भी की हुई थी, जो देखते ही चिंगी का दिल धड़कने लगता है। वो भी उसके लिए कुछ ऐसी ही फीलिंग्स रखती थी जैसे वो सोजो के लिए रखता था। अब उसके बाद वो दोनों इकट्ठे बैठते हैं और मिलकर स्वीट पोटैटोस भी खाते हैं। वो लोग जिस एरिया में रहते थे, यहाँ पर सर्दी बहुत ही लंबी जाती थी और आज भी स्नोफॉल हो रही थी। बातों ही बातों में सोजो उसे कहने लगती है, तुम्हें पता है मेरी फैमिली जंतियान फ्लावर उगाने का काम करती है और तुमने मेरा ट्रीटमेंट किया है, इसके थैंक्स के तौर पर मैं भी तुम्हें ये फ्लावर्स उगाना सिखा सकती हूँ। वो कहता है, अच्छा ये बात है, हमारे एरिया में तो ये फ्लावर्स उगना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो बोलती है, मेरी टिप्स के बाद नहीं। और वो भी कहता है कि मेरी भी एक विश है कि मैं तुम्हें टैंगो डांस करना सिखाऊं। और बस इसी तरह से उन दोनों ने ये समय बहुत अच्छे से एक साथ गुजारा था और इसी तरह से 2 महीने गुजर चुके थे। सोजो का पैर, उसका हाथ दोनों ठीक हो गए थे। एक दिन जब चिंगी क्लिनिक जा रहा था तो वो उससे कहने लगती है, जब स्नोफॉल रुकी तो शायद मैं भी यहाँ से लौट जाऊंगी। तुम्हारे घर में कुछ लंबी ही मेहमान बनकर बैठ गई थी। चिंगी का बहुत मन करता है कि उसे रोके, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि अभी किस रिश्ते से रोके। क्या उसे रोकने का वो अधिकार भी रखता है। वो उसे इतना जरूर कहता है कि इस घर को अपना घर समझो, इतनी भी क्या जल्दी है। और फिर उसके बाद उसे छाता देकर चला जाता है। कहता है कि आज रात को मेरी एक इम्पोर्टेंट सर्जरी भी है, मैं लेट आऊंगा। अब थोड़ी देर बाद स्नोफॉल रुक चुकी थी। सोजो घर से सामान पैक करती और वहां से जाने वाली थी कि कुछ लोगों को बात करते हुए सुनती है। आज रात पावर सप्लाई का कोई इश्यू हो जाना था जिसकी वजह से ब्लैक आउट होने वाला है। वो परेशान होती है कि वो सर्जरी कैसे कंप्लीट करेगा और बस उसकी हेल्प का फैसला करती है। सर्जरी के बीच जब लाइट चली जाती है, थिएटर की ट्रांसपेरेंट वॉल्स के पीछे बहुत से लोग पहुंच चुके थे जिनका चिंगी ने खुद ट्रीटमेंट किया था। वो सब कैंडल्स लेकर आए थे और वहां पर रोशनी हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपनी सर्जरी बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। वो सारे लोग बताते हैं कि हमें एक एक को जाकर सोजो ने कहा था कि आपकी हेल्प करें। तो बस अपना ऑपरेशन कंप्लीट करते ही वो भागता हुआ जाता है। मार्केट से गुजर रहा था, जगह जगह सोजो को बुला रहा था, लेकिन भीड़ में उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था, नाकाम रहा था। और फिर सोजो उसे देख लेती है। उसका एक दफा तो दिल करता है कि वो रुक जाए, लेकिन फिर नहीं रुकती। लेकिन इन दी एंड लगता है कि किस्मत में उनका मिलना लिखा हुआ था। एंड टाइम पर लाइट आ जाती है
और वो अंधेरे में खड़ी सोजो को लाइट आने की वजह से देख लेता है और भागता हुआ उसके पास जाता है। वो पहले तो उसका थैंक्स करता है कि आज तुमने मेरी बहुत हेल्प करी, और साथ ही साथ दिखाता है कि देखो जेंटियन फ्लावर्स का पहला पौधा मैंने अपने फ्रेंड से मंगवा लिया है, अब इसके ऊपर तुम मुझे फूल उगाना सिखाओ। मैं तुम्हें रोकना चाहता था लेकिन सुबह तो हिम्मत नहीं जुटा पाया था। उसने अपनी फैमिली की तरफ से कभी प्यार नहीं देखा था, तो अपनी लाइफ में पहली दफा किसी के इतना क्लोज हुआ था। ये प्यार वाली फीलिंग्स उसके मन में फूल खिलाए जा रही थी। सोजो का मन कर रहा था रुकने को, लेकिन फिर उसे अपना मिशन याद आ जाता है। वो जाने लगी थी लेकिन वो उसे रोकता है और कहता है मुझे पता है तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारा कोई काम है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम रुक जाओ। और बस इतने में स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है। उसने तो कहा था कि स्नोफॉल रुकने पर जाऊंगी, अब फिर से स्टार्ट हो गई है तो उसे रुकना ही पड़ेगा। और बस स्नोफॉल को देखते ही चिंगजी के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो जाते ही उसे किस कर लेता है और इस तरह से उसने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी थी। फिर हमें प्रेजेंट में ले आते हैं। ये सारा कुछ था जो सोजो याद कर रही थी और साथ ही साथ अपने मन में ये कह रही थी चिंगजी मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे सामने दोबारा आई हूँ, तुम्हारा फिर से दिल दुखाया है, ये सब कुछ करने के पीछे मेरी मजबूरी है। और बस इतने में चिंगजी भी उसके पीछे आ जाता है। उसे मुलान नहीं बल्कि सोजो कह रहा था। वो कहती है कि मैं इस नाम को नहीं जानती, पर वो उसे वही जेनिटान फ्लावर दिखाकर कहता है कि ये भी तुम्हें याद नहीं है, पर वो प्रिटेंड कर रही थी। तो अब उसे गुस्सा आ जाता है। वो उसे ऊपर बिठाता है और फिर उसे किस कर लेता है। कहता है याद है हमारी पहली किस, ये भी बिल्कुल वैसी ही है, क्या अभी भी तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुम कितना नाटक करोगी। पर वो उसे एक थप्पड़ लगा देती है। वो कहने लगता अच्छा तो तुमने अपने मरने का मेरे सामने नाटक किया था और फिर मेरे भाई की लाइफ में पेनिट्रेट कर चुकी हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से मैंने कितना सफर किया था। और बस इसके बाद वो अपने फ्लावर के गार्डन में पहुंच जाता है। उसे तो लगता था कि सोजो मर चुकी है। उसकी याद में वो यहाँ पर बहुत सारे फूल उगाता था जो इस एरिया में उगाने बहुत ही मुश्किल थे, लेकिन ये सारा कुछ वो सिर्फ सोजो के प्यार में कर रहा था। फिर उसे याद आता है कि मुझे ये फ्लावर्स उगाने उसी ने तो सिखाए थे। उनके इस छोटे से प्लांट पर छोटी छोटी कलियां बनने लगती हैं और उन्हें लगता है कि जल्द ही इस पर फ्लावर्स उगने लगेंगे। और इसके साथ ही एक दिन चिंगजी ने सोजो को कहा था वो फैमिली में एक बैंक्वेट है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। और शायद यही तो वो चाहती थी। वो जाती है उस बैंक्वेट में, बार बार मिस्टर हो को देखे जा रही थी जो कि मिन शियान के डैड थे। और फिर थोड़ी ही देर बाद मिस्टर हो की डेड बॉडी मिलती है। इस डेड बॉडी के पास जैसे ही चिंगजी पहुंचता है तो उसे और लोग पकड़ लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद इसी नहीं चिंगजी ने ही उनका मर्डर किया है। वो कहते हैं वो लड़की भी तुम्हारे साथ आई थी, वो गायब हो चुकी है। वो उसे पकड़कर कैद कर लेते हैं, बहुत मार पीट करते हैं। उससे कहते हैं कि रीजन बताओ और ये बताओ कि वो लड़की कहाँ है जिसने मिस्टर हो को मारा है, तुम उसी के साथी हो ना। और फिर उसे 3 दिन देते हैं कि जाकर उस लड़की को तलाश करके लाओ। वो घर जाता है, जाकर सबसे पहले तो यही देखता है कि उसी पौधे के ऊपर एक छोटा सा फ्लावर भी उग गया है। और फिर उसके बाद वो जगह जगह सोजो को तलाश करता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली थी। अब वो अपने बंदों से उसका पता कराता है। वो लोग उसके शहर में जाकर मालूम करते हैं तो मालूम पड़ता है कि यहाँ पर सोजो नाम की तो कोई लड़की कभी थी ही नहीं। वो सोचता है कि क्या उसकी सारी आइडेंटिटी झूठी थी। और फिर फाइनली एक दिन उसके बंदे एक गुड न्यूज लेकर आते हैं। वो ट्रेन स्टेशन पर देखी गई थी। वो भी भागता हुआ जाता है और उसी ट्रेन को पकड़ लेता है। ट्रेन अब तो चल चुकी थी। वो सोजो को आवाज देता है तो वो घबरा जाती है। उसे लगा था ये मुझ पर गुस्सा करेगा, लेकिन गुस्सा नहीं करता, बल्कि वो उसे गले लगा लेता है, पूछता है तुम ठीक हो ना। और इसके साथ ही उसे वो जेनिटान फ्लावर भी दिखाता है। कहता है देखो हम दोनों की मेहनत से ये फूल उग चुका है। लेकिन यहाँ पर सोजो की आंखों में आंसू थे, पर फिर भी वो गुस्सा कर रही थी। कहती है कि मैंने तुम्हें यूज किया था वो फैमिली तक पहुँचने के लिए। ये सारा अरसा मैंने तुम्हारे साथ प्यार का नाटक किया था। क्या तुम्हें मुझसे घिन नहीं आ रही? मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? उस पर पिस्टल तान लेती है, फिर भी वो कुछ नहीं कहता। कहता है तो सिर्फ इतना, मुझे ये बताओ कि इतने अरसे प्यार का नाटक करते करते क्या एक दफा भी तुम्हें मुझसे प्यार की सच्ची फीलिंग आई थी? अब सोजो की आंखों में आंसू थे। वो उसके हाथ से गन पकड़ती है और अपनी तरफ कर लेती है। वो ये कहती हुई खुद को शूट करके वहां से गिर जाती है कि यही सोचना कि मैं तुम्हारी जिंदगी में आई ही नहीं थी। चिंगी ने अपनी आंखों के सामने उसे मरते हुए देखा था और ये हौलनाक मंजर वो कई सालों तक भूल नहीं सका था। उसके बाद इतने साल तो वो जेल में काट के आया था। बस इन्हीं यादों के साथ ही अब रात से सुबह हो जाती है। वही जेनिटान फ्लावर्स जो उसे पहले बहुत पसंद थे उसे जहर लगने लगते हैं और वो अपना लाइटर उठाता है और उस फसल को आग लगा देता है। वही बाग जो उसने इतने प्यार से इतनी मेहनत से उगाया था
अब उसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये ऐसा था जो पहले किसी की याद दिलाता था, बहुत सा दिला रहा था। और बस वो इस राख से गुजरते हुए चला जाता है ये सोचकर कि मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा, मैं अपना सारा हिसाब बराबर करूंगा। दिखाते हैं कि जिन रुई अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई थी और हमें पता चलता है कि उसकी मम्मी उनके पिता को बहुत याद करती हैं और आज तक उनकी निशानी हर रोज देखती हैं और उनके लिए प्रे भी करती हैं। और मम्मी यहाँ पर उसे कुछ मैनर्स सिखा रही थी, बताती हैं कि नोबल फैमिलीज की गर्ल्स को कैसे बोलना चाहिए, कैसे एटिकेट्स हैं जो लाजमी फॉलो करने होंगे। और यही बातें जब वो रूही को सिखा रही थी तो खुद सीखने की बजाय वो तुरंत ही अपने भाभी के बारे में बोलने लगती है। कहती है कि ये मुलान अभी तक क्यों नहीं पहुंची, क्या इसे पता नहीं है कि इसे पहुंचना है और यहाँ हर चीज़ का ख्याल रखना है। मुझे नहीं लगता कि जो एटिकेट्स आप मुझे सिखा रही हैं वो मुलान में होंगे। और बस वो सारे लोग अपनी भाभी जो कि अब इसी शहर में आ चुकी थी उसके घर में शिफ्ट होने का इंतजार कर रहे थे। इतने में भाभी तो पहुंचती नहीं है, उससे पहले ये एक और सुंदर सी लेडी वहां पहुंची हुई थी जो इंग्लिश बोल रही थी, लेकिन वो जर्मन थी और यहाँ पर वो सब कुछ चेक करने के लिए आई थी कि ये जगह मुलान के ठहरने के लिए ठीक है भी कि नहीं। और उसने साथ में बस 2-4 सूटकेस ही उठाए हुए थे। ये देखकर जिनरुई मजाक उड़ाने लगती है, कहती है कि नोबल फैमिली की लड़की है और बस उसे गुजारे के लिए इतना ही सामान चाहिए। और इस बात पर तो वो जर्मन लेडी भी हंस पड़ती है। और फिर जैसे ही जिनरुई उन्हें रास्ता देती है तो पता चलता है कि उसकी भाभी बहुत सारा सामान अपने साथ लेकर आई है, जिसमें बहुत ही प्रेशियस पीसेस और एंटीक्स भी शामिल थे। और कुछ पेंटिंग्स तो ऐसी थी जिनका वो मजाक उड़ाती है कि इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर खुद ही सबके सामने डिग्रेड हो जाती है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि कितने प्रेशियस एंटीक पीसेस हैं। अब ये सारा तमाशा ऊपर से खड़ा होकर चिंगजी भी देख रहा था और सोचने लगता है कि सोजो हमारे घर में शिफ्ट हो रही है, और वो भी इतनी धूमधाम से आ रही थी कि उसे देखते ही चिंगजी को लगता है कि अगली कोई साजिश करने आ रही है। दूसरी तरफ हमें उसके भाई चिंगजू को दिखाते हैं। वो अपने ऑफिस में था। एक्चुअली वो एक एविएशन स्कूल चलाता था और इस स्कूल को चलाने के लिए उसे बहुत फंड्स की और नोबल फैमिलीज की सपोर्ट की जरूरत थी। उसने अपनी ओपनिंग सेरेमनी में बहुत सारे नोबल गेस्ट्स को बुलाया था, लेकिन वहाँ की 2-3 बड़ी फैमिलीज आने से इनकार कर देती हैं कोई बहाना लगाकर, इसीलिए वो काफी परेशान हो जाता है। अब जब वो ये बातें डिस्कस कर रहा था तो उसे मिलने के लिए आई हुई बाहर सोजो सारा कुछ सुन लेती है। वैसे तो वो उसके लिए कुछ खाना लेकर आई थी और उससे कहती है कि तुम्हारे हालात तो काफी मुश्किल जा रहे हैं, पता नहीं तुम ये सारा कुछ कैसे मैनेज करते हो, लेकिन अपनी डाइट का जरूर ख्याल रखा करो। और बस इतने में ही चिंगजी भी वहां पहुंच जाता है और कहने लगता है कि मेरी भाभी तो बहुत अमीर हैं और उनकी इतनी ज्यादा दौलत देखकर मेरी दीदी को उसने हसद फील करा दिया है। तुम ऐसे ही मेरी दीदी को एनॉय करती हो जैसे मैं करता हूँ। चलो अच्छा है, एक बात तो सिमिलर हुई तुम में और मुझ में। और फिर उसके बाद वो कहने लगता है, भैया हटो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे कितने दुश्मन हैं, कहीं इस खाने में कोई जहर ही ना डला हो। और उसे हटाकर खुद ही पहले वो खाना टेस्ट करने लगता है। उसे वो खाना काफी अच्छा लगता है तो कह रहा था कि इसका मतलब है भैया मुझे अक्सर ही आना पड़ेगा अब आपके ऑफिस में आपका खाना चुराने के लिए। अब जैसे ही वो वहां से जाने वाली थी तो चिंगी उसे रोक लेता है। कहता है, हम लोग फैमिली मेंबर्स हैं, मैं भी उसी घर में जा रहा हूँ जिसमें तुमने जाना है, तो क्यों ना मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूं। वैसे भी बात करते जाएंगे, रास्ता कट जाएगा और हम एक दूसरे को जानने भी लगेंगे। अब वो गाड़ी में जा रहे थे, बारिश स्टार्ट हो जाती है और यहीं से ही चिंगी टॉन्ट करना भी शुरू कर देता है। लास्ट टाइम जो कुछ उनकी एंगेजमेंट पार्टी के बाद हुआ था, सोजो ने तब ये कहकर उसे पीछे भेज दिया था कि मैं पहली और आखिरी दफा माफ कर रही हूँ, किसी को नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ड्रंक हो। और बस अब भी वो ऐसे ही प्रिटेंड करती है कि जैसे वो किसी सोजो को नहीं जानती। वो उससे कहता है, क्या तुम कभी बाई चंग गई हो? वो कहती है, कभी भी नहीं। तो वो बताने लगता है कि वहां पर मेरी एक बहुत ही स्पेशल फ्रेंड बनी थी, लेकिन फिर वो फ्रेंड इस दुनिया से चली गई। तुम्हें क्या लगता है मरे हुए लोग वापस आ सकते हैं? वो कहती है, कभी भी नहीं। वो कहने लगता है, और अगर वो कभी वापस आ भी गई तो मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं उसे नर्क तक पहुंचाऊं, क्योंकि उसकी वजह से मैं 3 साल जेल काट के हटा हूं। अपनी तरफ से तो वो सोजो को धमकी दे रहा था, लेकिन वो कहने लगती है, तुम्हें लगता है कि जो मर के जिंदा हो सकते हैं उन्हें नर्क तक पहुंचाना इतना आसान होगा? अब उसके बाद वो घर पहुंचता है और शतरंज की गेम खेल रहा था, लेकिन इनफैक्ट ये सारी चालें वो सोजो पर ही आजमाने वाला था अपना बदला लेने के लिए। उसे पता चल जाता है कि सोजो ऐसे ही वापस नहीं आ गई, बल्कि उसने पूरी तैयारी की है।
उस वक्त बाईचंग में हो फैमिली में जो लोग भी काम करते थे, जिन्होंने भी उस पार्टी में रेन सोजो को देखा था, वो सारे लोग एक एक करके साइड पर हो चुके थे। उनमें से कोई भी अब बाकी नहीं था, ना वो नौकर ना ही वो रिश्तेदार। और वैसे भी पार्टी में वो सारा टाइम साइड पर ही रही थी, 2-4 लोगों के अलावा उसे किसी ने नहीं देखा था। लेकिन एक बटलर था जिसने सोजो को देखा था, और उस बटलर ने कोई गलती की थी जिसके बाद हो फैमिली ने उसे एग्जाइल कर दिया था कहीं बहुत दूर के एरिया में। चिंगी ऑर्डर करता है कि जाओ और उसी बटलर को पकड़ कर लाओ, मैं उसे पार्टी में लेकर जाऊंगा, वो पार्टी जो मेरा भाई थ्रो कर रहा है, और यही होगा मेरी भाभी के लिए सबसे पहला गिफ्ट। और बस इसी के साथ ही वो सोचने लगता है कि मेरा मकसद सिर्फ तुम्हें हराना नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारे इर्द गिर्द रहने वाले सारे लोगों को तुम्हारा दुश्मन बना दूंगा और तुम बुरी तरह से चेकमेट हो जाओगी। अब हमें यहाँ पर एक और बात ये भी पता चलती है कि चिंगी का एक बहुत बड़ा गम ये नहीं था कि उसे जेल जाना पड़ा, बल्कि इससे भी बड़ी बात हुई थी उसके साथ। वो फैमिली ने जो उस पर टॉर्चर किया था और बाद में जेल में भी उस पर जुल्म हुए थे, इस सब की वजह से उसका हाथ इंजर्ड हो गया था और अब वो सर्जरी करने के काबिल नहीं था। और फिर कुछ ही दिनों बाद असिस्टेंट उस बटलर को तलाश करके नानचंग सिटी में ले आता है। वो ट्रेन से आए थे और ट्रेन स्टेशन पर आज बहुत भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि लोगों की फेवरेट ओपेरा स्टार जिसका नाम हाई टैंग था, वो भी आज इसी शहर में पहुंची थी। बहुत से लोग यहाँ पर खड़े हुए थे जो उसे ऑटोग्राफ ले रहे थे, और इसी भीड़ में वो बटलर भी फंस जाता है और वो भी जबरदस्ती उसे एक ऑटोग्राफ दे देती है। उसे लगता है कि ये भी मेरा एक फैन है, लेकिन असिस्टेंट किसी तरह से भीड़ से निकालकर उस बटलर को अपने साथ ले जाता है और उससे कहता है कि तुमने एक ऐसी पार्टी में जाना है जहाँ हो फैमिली ने भी आना है, और तुमने बस वहाँ पर एक लड़की को पहचानना है। इतने में पता चलता है उस बेचारे बटलर को कि मेरा वॉलेट तो भीड़ में कहीं खो गया है। उसे तो शक हो रहा था कि उसी ओपेरा सिंगर का काम है। वो रास्ते में आने वाले एक कॉप को यही शिकायत लगा देता है, और बस सबको लग रहा था कि कितना बेवकूफ है, लेकिन उस कॉप को ऐसा नहीं लगता था। वो जाता है और उस भीड़ को डिस्पर्स करता है, लेकिन इतने में वो ओपेरा स्टार वहां से भाग जाती है। फैंस उसके पीछे पीछे थे और वो उनसे बच रही थी कि इतने में ऑफिसर उसके पास पहुंच जाता है। वो उसके बहुत क्लोज आती है और उसके पीछे छुप जाती है। हाई टैंग उसे कह रही थी कि मुझे थोड़ी देर छुपा लो, वरना ये फैंस तो मुझे जिंदा खा जाएंगे। और उसे देखकर लग रहा था कि जैसे वो इस ऑफिसर को अपने हुस्न का दीवाना बना रही है। वो उससे कहती, अगर तुम मेरे फैन हो तो ऑटोग्राफ देने के लिए मेरे पास पेंसिल तो नहीं, लेकिन अपना रुमाल निकालती और उस पर अपनी लिपस्टिक का निशान बनाकर उसे दे देती है। कहती है, वैसे तुम मेरे पीछे क्यों आए थे? यही ऑटोग्राफ लेने के लिए? लेकिन वो कहता है, एक आदमी का वॉलेट गुम हुआ था और मुझे लगता है कि ये तुमने किया है। जरूरी नहीं कि गरीब लोग ही ऐसे काम करें, कुछ अमीर भी मैंने देखे हैं जिन्हें चोरी की आदत होती है। ये सुनते ही वो एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे और वो कहती है, ले लो, अभी के अभी ले लो मेरी तलाशी। और बस जिस तरह की हरकत वो कर रही थी, वो सीधा साधा सा ऑफिसर तो वहां से भागने की करता है। और वाकई वो बटलर बिल्कुल ठीक था। इसी हाई टैंग ने ही उसका वॉलेट चुराया था, ये कंफर्म करने के लिए कि ये वाकई वही बटलर है जिसको चिंगजी ने बुलाया है, क्योंकि वो उसके असिस्टेंट के साथ था। और फिर ये सारी रिपोर्ट वो फोन पर सोजो को भी दे देती है। सोजो इशारों इशारों में उससे बात कर रही थी, कोड वर्ड्स में कहती है कि पार्टी में जो बुके मैंने मंगवाया है उसमें कोई खराब फूल ना हो, अगर कोई हो तो उसकी जड़ें काट देना। उसे फोन पर बातें करते हुए चिंगी सुन लेता है और कहता है, अच्छा तुम बड़ी तैयारियां कर रही हो पार्टी की, पार्टी में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है मेरी तरफ से। और बस फिर हमें दिखाते हैं कि हाई जैंग ने एक स्नाइपर को अरेंज कर लिया था, और जैसे ही ट्रैफिक के बीच वो गाड़ी फंसती है जिसके आगे असिस्टेंट बैठा हुआ था, तो उसकी पिछली सीट पर बैठे हुए बंदे पर वो गोली चलवा देती है। और फिर थोड़ी ही देर बाद सोजो को एक कॉल आती है और उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब वो तुरंत ही किचन में जाती है, कहती है, मैं एक स्पेशल रेसिपी तैयार कर रही हूँ, उसके लिए मुझे कुछ इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए बाहर जाना है, और उसमें से एक इंग्रेडिएंट पपाया भी था। चिंगी ये सुन लेता है और कहता है, हमारे यहाँ पपाया अच्छे नहीं मिलते, तुम जिसे पपाया समझ रही होगी वो ओरिजिनल नहीं होगा, मैं अपने असिस्टेंट को कहूँगा वो ओरिजिनल ले आएगा। और बस यहीं से ही हमें उनके कोड वर्ड्स की समझ आती है। उन्होंने जानबूझकर बटलर को एक मिलती जुलती गाड़ी में ट्रांसफर कर दिया था, और वहाँ पर कुछ भी नहीं था। जिसको गोली लगी थी वो सिर्फ कुशन्स पड़े हुए थे, और सोजो को पहचानने वाला बटलर आज भी सेफ था, और वो एन पार्टी के टाइम पर ही एंट्री करेगा। वो किचन से सारे लोगों को भेज देता है, और फिर उसके बाद उसे सोजो कहकर बुलाता है। वो कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो?
और वो उसके हाथ के पीछे छुपाई हुई वो छुरी पकड़ लेता है जो उसने सेल्फ डिफेंस में पकड़ी थी, और उसी की ही बोली हुई एक पुरानी बात बोलता है और कहता है, एक एक करके हर याद में तुम्हें वापस लौटाऊंगा। और साथ ही साथ ऑर्डर कर देता है कि आज की पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस घर की बहू तो घर पर ही ठहरनी चाहिए, बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। लॉन्ग रेजिडेंस पर एक डिनर अरेंज किया गया था। ये एक छोटा सा इवेंट था जहाँ पर यह मेक श्योर कराया जा रहा था कि सारे रिप्यूटेड लोग आए और उन्हें कन्विंस किया जाए कि वो लोग एविएशन स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में न सिर्फ आएंगे बल्कि उसे प्रमोट भी करेंगे। लेकिन आज के दिन सिक्योरिटी थोड़ी सख्त ही थी, सारी गाड़ियों को दूर ही रोक लिया गया था। चिंग्यू को सारे कहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि अंदर सिर्फ एक ही गाड़ी आई थी और उसमें वो बटलर ली था जिसे बिल्कुल सिक्योर करके अंदर सेफ्टी के साथ लाया गया था, क्योंकि उसकी तो जान को खतरा था। ये सारा कुछ चिंग्यू करने वाला था। जब उसके भाई चिंग्यू से सब पूछते हैं तो वो कहता है, इसके पीछे जरूर मेरे भाई की कोई ना कोई रीजंस होंगी। जबकि उधर चिंग्यू अंदर पहुंच जाता है और वो सोजो को देख रहा था जो किचन में कोई स्पेशल ही डिश प्रिपेयर कर रही थी। वो जाता है और उसे एक एप्रन पहनाता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वो लोग उसके भाई चेंग के घर में इकट्ठे कुकिंग किया करते थे। लेकिन पहले कोई और शेफ उन्हें ना देख ले तो वो किचन में काम करने वाले सारे सर्वेंट्स को बोल देता है कि जिसने मुड़कर देखा उसकी आंखों से मैं गोटियां खेलूंगा। अब उसके बाद वो उसे एक लास्ट चांस देता है, कहता है कि मान जाओ कि तुम सोजो हो, क्यों जिद कर रही हो। वो नहीं मानती तो उसे खिड़की से बाहर दिखाता है कि वो देखो बटलर ली, देखो मौत खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आई है। और फिर उसे घसीटता हुआ अपने साथ ले जाता है, लेकिन वो पीछे के रास्ते से गया था। बाग के रास्ते जाकर पेड़ों के पीछे खड़े हुए वो उसे दोबारा से बटलर ली को वो उसे दो ऑप्शंस देता है कि या तो वो फैमिली आज तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी, तुम्हें अंदाजा भी है कि उनका टॉर्चर कितना मर्सीलेस है, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि मेरे सामने दया की भीख मांगो। पर सोजो उससे कहती है कि क्या तुम इतना डेस्परेट हो मुझे मारने के लिए, तो ठीक है मैं भी तैयार हूँ, लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले तुम मेरे कमरे में जाकर देखो, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट पड़ा है। ये सुनते ही वो हैरान रह जाता है, भागता हुआ उसके कमरे में जाता है और वहां पर उसने वही फ्लावर संभाल कर रखा हुआ था जो उन दोनों ने इकट्ठे उगाया था। ये वही फ्लावर था जो मरते मरते उसने सोजो को दिया था और उसके बाद ये वहां पर गिर गई थी। उसने आज तक वो प्रिजर्व करके रखा हुआ था। इसका मतलब है कि उसे सारी यादें थी और वो वाकई सोजो थी। और फिर इतने में उसे शोर की आवाज आती है कि मुलान पानी में गिर गई है, यानी कि सोजो की जान को खतरा है। वो भागता हुआ जाता है और उसे पानी से बाहर निकालता है। थोड़ी देर पहले बटलर ली ने उसकी एक झलक देखी थी, पर अभी वो उसे पहचान नहीं पाया था। वो उसका फेस ना देख ले, इसीलिए चिंग जी उसका फेस छुपाए रखता है। कहता है, कैसे एक लड़की भीगी हुई है, एम्बैरस हो रही है, आप लोग अपनी नजरें इसके ऊपर से हटा लें। और फिर उसे अंदर ले जाता है। चिंगी को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो एक तरफ तो सोजो से बदला लेना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ उसे मरते हुए देख भी नहीं पा रहा था। वो जितना पत्थर दिल होने की कोशिश करता था वो उतना ही नरम पड़ जाता था। लेकिन वो फिर से किसी तरह से खुद को संभालता है और अपने आप को सख्त करने की कोशिश करता है। आता है उसके कमरे में और कहने लगता है कि आज का दिन तो तुम बच गई हो, लेकिन ये ना सोचो कि तुम अपनी साथियों के साथ मिलकर कोई और प्लान बना सकती हो। पर सोजो अपने किसी साथी को कॉल नहीं कर रही थी, बल्कि एक डॉक्टर को कॉल कर रही थी। और वो डॉक्टर ऑर्थोपैडिक रिहेबिलिटेशन में बहुत एक्सपर्ट था। वो उसे बुलाना चाहती थी ताकि चिंगजी के हाथ का ट्रीटमेंट हो सके। जब वो उसे कैरी करके आ रहा था तो उसने उसके हाथ पर लगी चोट देख ली थी। चिंगी कहने लगता है कि मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश ना करो, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ और अच्छे से जानता हूँ कि किस हद तक मैं रिहेबिलिटेट हो सकता हूँ। चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन इस हाथ से अब मैं सर्जरी नहीं कर सकता, इसलिए ट्रीटमेंट कराने का और कोई फायदा नहीं। सर्जरी कर सकूं या ना, लेकिन गन अच्छी चला लेता हूँ। उसकी ये बात सुनते ही एकदम से सोजो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, बेशक मैं डिसेबल ही क्यों ना हो जाऊं, तुम हो कौन मेरी। और वो भी कहने लगती है, मैं रो रही हूँ तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, रोने दो ना मुझे। और फिर उससे कहने लगती है कि पहले तुम इतना गुस्सा नहीं करते थे, तुम्हारा मिजाज कितना बदल गया है। वो कहता है जो 3 साल प्रिजन में काट कर आया हो उसका मिजाज क्या खुश हो सकता है। और फिर वो सैड होकर उसे सॉरी बोलती है, लेकिन यहाँ पर चिंगी उसे दीवार से लगाता है और कहता है क्या एक सॉरी काफी है, वो 3 साल मुझे वापस लौटा सकती हो क्या। और बस वो अपना हेयर क्लिप निकालती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है ठीक है फिर कर दो ना मुझे खत्म, हो जाए तुम्हारा बदला पूरा। लेकिन ये सीन देखते ही उसे वो लम्हा याद आने लगता है कि जब इतने साल पहले सोजो के हाथ में गन थी और उसने भी ये गन पकड़ी हुई थी।
और वो जबरदस्ती वो गन खुद पर चला देती है। ये सारा कुछ वो दोबारा से बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो तुरंत ही अपना हाथ छुड़ाता है और उसे और भी गुस्सा आने लगता है। जाते जाते उससे कहता है कि मेरे सब्र का और इम्तिहान ना लेना, शांति से रहो, और कोई एक ट्रिक भी तुमने और खेली तो फिर बटलर ली किसी भी टाइम पर तुम्हें देखकर पहचानेगा और वो फैमिली को बता देगा। इसलिए चुपचाप मेरी साइड पर रहो, जैसा मैं चाहूँ वैसा ही करो। जबकि उधर जोंग भी आज पार्टी में आया हुआ था और यही बात जाकर मिंगशियान को बताता है कि तुम्हारा पुराना बटलर वहां पहुंचा हुआ था और उसको चिंगजी लेकर आया था। वो शायद किसी को पहचानने के लिए आया था। ये सुनते ही मिंगशियान को समझ आ जाती है। वो कहती है कि जरूर उस बटलर ने मेरे डैड के असल मर्डर को पहचानना होगा। वो कौन है? क्या उसने किसी को नहीं पहचाना? चिंगी क्या साजिशें चल रहा है? किससे डील कर रहा है? ये सारा तो मैं उगलवा कर ही रहूंगी। और फिर वो किसी तरह से उसी पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां पर बटलर ली को ठहराया गया था। वो अपने हो फैमिली के बंदों को भी साथ लेकर आई थी और फिर उस बटलर को अपने साथ पकड़कर ले जाती है। उससे कहती है कि हम सीधा जाएंगे मुरोंग रेजिडेंस और पता करेंगे कि वो कौन आदमी था जिसे तुमने पहचानना था। उधर मुरोंग फैमिली आज अपने एंसेस्टर हॉल गई हुई थी। यहाँ पर उनके ग्रैंड पेरेंट्स सबके मेमोरियल थे और वो लोग वहां पर कुछ पूजा करने की तैयारियां कर रहे थे। मम्मी को हमेशा ही डैड के जाने का दुख होता था और वो ये गुस्सा चिंगजी पर निकाल दिया करती थी। आज भी कुछ ऐसा ही था। चिंगी तो एक साइड पर आउटसाइडर्स की तरह खड़ा हुआ था कि इतने में वहां पर मिंगशियान एंट्री करती है बटलर के साथ। वो बटलर जैसे ही अंदर एंटर होता है तो यहाँ पर खड़ी हुई सोजो अपना चेहरा छुपा लेती है। मिंगशियान आते ही सबसे पहले तो चिंगी को नीचा दिखाती है, उसे बुरा भला कहती है और कहती है तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम मेरे पुराने बटलर को यहाँ पर लेकर आए थे। अब मम्मी जैसे ही ये बात सुनती है अपने बेटे की साइड लेने की बजाय मम्मी और जिनरुई दोनों ही चिंगी को डांटना स्टार्ट कर देती हैं। चिंगी मिंगशियान से कहता है कि हमारा एंसेस्टर हॉल है, यहाँ पर खड़े होकर तमाशा क्रिएट ना करो। हर फैमिली की कोई रिस्पेक्ट होती है, अगर यही हरकत मैं तुम्हारे घर पर आकर करूँ तो। और बस इस बात पर मिंगशियान उसका मजाक उड़ाती है, कहती है तुम तो दो फैमिलीज के हो ना, और ऐसे हो जिसको कोई भी फैमिली अपना मानती ही नहीं है। कौन है जो तुम्हें रखना चाहता है? ये तो मैं हूँ जो दया खाकर तुमसे शादी करने के लिए मान गई हूँ। मम्मी को चाहिए था कि वो चिंगी की साइड ले, लेकिन वो नहीं लेती। और फिर ऐसे मौके पर सोजो आगे बढ़ती है और एक थप्पड़ लगा देती है मिंगशियान के फेस पर। थोड़ी देर पहले वो अपना फेस छुपाए हुए थी। चिंगी पूछता है तुम्हें कैसे हिम्मत आई आगे आने की? वो कहती है तुम मुझे प्रोटेक्ट करो और तुम्हारे होते मुझे कोई फिक्र नहीं है। और इतने में देखते हैं तो बटलर ली ने बेशक सोजो को देख लिया था, लेकिन चिंगी के बंदों ने उसे पकड़कर गायब कर लिया था। ना सिर्फ उसे बल्कि मिंगशियान अपने साथ जो बंदे लेकर आई थी बॉडीगार्ड्स, वो भी वहां से गायब थे। और फिर उसके बाद चिंगयू आगे बढ़ता है। उसने तो गन ही निकाल ली थी। धमकी देता है मिंगशियान को और कहता है कि अगर आइंदा तुमने हिम्मत की कोई ऐसी हरकत करने की तो आज सिर्फ पिस्टल दिखाया है, आइंदा चल भी जाएगा। वेल अब वो तो वहां से निकल ही गई थी, लेकिन बाद में मम्मी सारा गुस्सा चिंगजी पर निकालने लगती हैं। कहती है कि जरूर तुमने ही कुछ उल्टा सीधा किया है और तुम्हारी वजह से आज मुझे एंसेस्टर्स के सामने शर्मिंदगी हो रही है। नील डाउन हो जाओ। और फिर सजा देते हुए उसके ऊपर एक पीस ही गिरा रही थी कि इतने में सोजो आगे बढ़ती है और वो घाव खुद पर ले लेती है। अब चिंगजी तो बच गया था, लेकिन सोजो बेचारी जख्मी हो गई थी। अब उसको बैंडेज लगाने के बाद जब वो बैठी हुई थी तो उसके पास चिंगयू आता है और वो अपने फियांसी को यही कह देती है कि मुझे पता है तुम हमेशा से अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन मम्मी के आगे तुम्हारी नहीं चलती। मैंने बस इस घर के बड़ी बहू होने का फर्ज निभाया है एंड दैट्स ऑल। और फिर उसके बाद चिंगजी भी यहाँ पहुंच जाता है। वो उसके लिए कुछ शुगर कोटेड फ्रूट्स लेकर आया था, क्योंकि उसे हमेशा से याद था बाईचंग में जब वो उसके घर में रहती थी तो मेडिसिन लेने के बाद वो इस तरह के फ्रूट्स जरूर खाया करती थी। सोजो भी टची हो जाती है कि आज तक इसे ये सारा कुछ याद है। उसका दिल धड़क रहा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो प्यार को चूज करेगी, लेकिन इतने में उसे कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं। उस पर और उसके साथ की बहुत सारी गर्ल्स पर बहुत सारा टॉर्चर हुआ था और उसी का ही बदला लेने के लिए आज उसने इतनी लंबी प्लानिंग की हुई थी। वो सोचने लगती है कि मैं इतनी आगे तक आ गई हूँ, अब प्यार की वजह से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। जबकि इतने में एक और बैड न्यूज आ जाती है और हमें पता चलता है कि मिंगशियान जैसे ही उनके घर से वापस लौटी थी तो वो कहीं गायब हो गई थी और उसका कुछ पता नहीं है। उधर हुआ फैमिली भी यही बातें मना रही थी कि इस सब के पीछे चिंगजी का हाथ होगा और मम्मी और जिनरुई को तो मौका चाहिए था। वो चिंगजी को कहने लगती हैं कि तुमने उससे बदला लिया है ना, ऐसी गिरी हुई हरकत तुम ही कर सकते हो।
तो क्या हुआ अगर उसने तुम पर थोड़ा गुस्सा निकाल लिया, उसे गायब कराने की क्या जरूरत थी। और चिंगजी बेचारे, उसे तो बुरा फील हो रहा था कि इन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं और इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर लगा दिया है। अब वो मम्मी के आगे डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उसे एक थप्पड़ ही लगा देती हैं। आज यहाँ पर बोजी भी आया हुआ था। ये वही ली बोजे था जिसे मम्मी अपना असल बेटा मानती थी। वो बाहर आकर चिंगजी को समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि वो तुम्हारी मम्मी है, कोई बात नहीं, अगर कुछ सख्त बोल भी देती है तो बर्दाश्त कर जाया करो, वो बस जुबान की तेज है, उनका दिल बहुत नरम है। अब वो जाने लगा था पर बोजी उसे खाने के लिए रोकता है, लेकिन चिंगजी कह देता है कि ये दोनों घर, ली फैमिली का भी और मुरांग का भी, तुम्हारे होंगे लेकिन मेरा कोई घर नहीं है। जबकि उधर सोजो को अपने इन्फॉर्मेंट के थ्रू ये बात पता चलती है कि बटलर ली को उसके शहर में वापस पहुंचा दिया गया है, तो वो एकदम सेफ फील करती है। और बस उसके बाद उसने अपनी अगली चाल चल ली थी, क्योंकि उसने प्यार की जगह रिवेंज को चूज किया था। चिंगजी आता है और वो उसे एक ड्रेस दिखाती है। ये वही ड्रेस था जो कि एंगेजमेंट के टाइम पर मिंगशियान ने पहना था, और आज वो बहुत ज्यादा खराब हालत में था। उसे देखकर ऐसा ही लग रहा था कि जैसे सोजो ही वो है जिसने मिंशियान को किडनैप कराया है, और वो अब चिंगजी को धमका रही थी। कहती है कि बटलर ली को लेकर आए थे ना मेरे सामने, तो मैं अपने हाथ से उसे निकालना नहीं चाहिए था, मुझे ब्लैकमेल करने के लिए उसे अपने साथ रखना चाहिए था। पर अब देख लो, मैं तुम्हारी फियांसी की क्या हालत कर सकती हूँ। आज तो कपड़ों की ये हालत है, कल को उसकी भी हो सकती है, इसीलिए खबरदार जो मेरे रास्ते में आए। और बस ये चिंगजी के लिए वार्निंग थी कि सोजो जो मर्जी करे वो उसे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करे। जबकि उधर बोजी को उसके डैड की कॉल आती है। मिस्टर ली की हमें शक्ल तो नहीं दिखाते, लेकिन वो यही चाह रहे थे कि चिंगयू ने जो एविएशन स्कूल खोला है वो कामयाब ना हो, और उसे हो फैमिली की तरफ से ना तो आर्म्स मिले, और डाउरी में उसे जो 5 प्लेन्स मिलने वाले हैं वो भी ना मिले, क्योंकि उनकी फैमिली को इससे नुकसान हो सकता है। जबकि आज पहली दफा हमें सोजो की टीम को दिखाते हैं। उसके पास बहुत सारी गर्ल्स थी जो कि अपनी अपनी फील्ड में बहुत स्किल्ड थी, और उसने जो टीम बनाई हुई थी वो सारे लोग एक ही मिशन पर काम कर रहे थे। उन लोगों के साथ कुछ टॉर्चर हुआ था, कुछ ऐसा बुरा हुआ था कि जिसका आज वो बदला चुकाना चाहते थे, खुद को स्ट्रॉन्ग करके। इसीलिए वो एक एक करके बहुत से लोगों को अपने रास्ते से हटा रहे थे। वो कहने लगते हैं कि ओपनिंग सेरेमनी राज में होनी चाहिए, क्योंकि एक ऑर्फनेज था और उसकी एक नैनी जिसका नाम सन था, वो बहुत जालिम थी। वो कहीं अंडरग्राउंड रहती थी, लेकिन यही सेरेमनी थी जिसमें उसने आना था, और उनके पास एक ही मौका था उसे मारने का। उसे मार के वो अपना बदला पूरा कर सकते हैं। अब जैसा कि मिंशियान तो धमकी खाने के बाद वापस आ गई थी, सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, तो उन्हें लगता था कि हुआ फैमिली अपने प्लेन्स जरूर देगी इस ओपनिंग सेरेमनी में। लेकिन उन्हें एक कॉल आती है और पता चलता है कि हुआ फैमिली ने प्लेन्स देने से इनकार कर दिया है। लेकिन इसके पीछे कोई ग्रूज नहीं था, बल्कि ये रीजन थी क्योंकि उनके सप्लायर ने पीछे से प्लेन्स रोक दिए थे। अब वो कुछ नहीं कर सकते। मम्मी को कौन मिलता था हमेशा, बेचारा चिंगजी ही। वो तो उन्हें खाना खाते हुए भी बुरा लग रहा था। उसे खाना भी नहीं खाने देती और लड़ना स्टार्ट कर देती हैं। कहती हैं और दुखाओ मिंशियान का दिल, बड़ी मुश्किल से हमारी फैमिली स्टेबल हो रही थी और अब हमें प्लेन्स नहीं मिलेंगे। और बस चिंगजी भी हमेशा बराबर का मुकाबला करता था। कहता अच्छा, मतलब आपको प्लेन से ज्यादा मतलब है अपने बेटे से, यही कीमत है जो आपने मुझे शादी करके बेच के लगाई है मेरी। चिंगयू हमेशा आकर मम्मी को शांत कराने की कोशिश करता था, और आज भी करता है। और फिर बाद में सोजो ये पता चला ही लेती है कि इन प्लेन्स की सप्लाई को बंद कराने के पीछे चिंगजी का ही हाथ है। वो उसके पास आती है, कहती है कि तुम्हारे भाई की सेरेमनी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेन्स ना आए तो सेरेमनी नहीं हो पाएगी। चिंगी समझ जाता है, कहता है अच्छा, तो इसका मतलब है तुम्हें प्लेन से मतलब नहीं, सेरेमनी होने से मतलब है, वहीं पर ही तुमने कोई मिशन पूरा करना होगा। और फिर हमें दिखाते हैं कि वाकई ऐसा ही था। वो जो सप्लायर था वो चिंगजी का बहुत अच्छा फ्रेंड था। चिंगजी ने एक दफा उसकी जान बचाई थी, और जैसा वो कहेगा सप्लायर वैसा ही करेगा। और इसी शिप पर फिर सोजो की एंट्री होती है। वो जैसे ही देखती है कि चिंगजी यहाँ पहले ही मौजूद है, तो उसका सारा शक यकीन में बदल जाता है। वो चिंगजी से रिक्वेस्ट करती है कि अपने भाई की सेरेमनी को खराब ना करो। वो कहता है अच्छा, इतनी परवाह है मेरे भाई की तो नील डाउन करो ना मेरे सामने। और वो एक लम्हा इंतजार के बगैर नील डाउन के लिए रेडी हो जाती है, पर वो उसे नील डाउन होने नहीं देता। उसे उठा लेता है और उस पर गुस्सा करता है कि ये सारा कुछ तुम चिंगयू की वजह से कर रही हो, उससे इतना प्यार करती हो, और मैं, हमारा पास्ट, हमारा प्यार, वो सब क्या था। और इतने में सोजो उसे एक ऑफर देती है। कहती है कि अगर प्लेन्स टाइम पर पहुंच गए तो 3 साल पहले क्या हुआ था
वो सारा सच मैं तुम्हें बता दूंगी कि मिस्टर हु की डेथ किस तरह से हुई थी। ये कहकर वो चली जाती है। अब उसके जाने के बाद चिंगजी दुखी हो जाता है। उसका फ्रेंड उसके पास आता है, कहता है कि तुम इसे भीख मांगते हुए देखना चाहते थे लेकिन फिर देख भी नहीं पाए थे। ये प्यार कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है ना। और फिर अभी सोजो शहर में वापस पहुंची ही नहीं थी कि इतने में वहां पर 5 प्लेन्स ऊपर फिजा में उड़ते हुए आ रहे थे। चिंगजी ने वो भेज दिए थे और ये देखते ही पूरा शहर सरप्राइज्ड रह जाता है। तब फाइनली एविएशन स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी का दिन आ ही जाता है। आज के दिन वहां पर बहुत से रिप्यूटेड नोबल फैमिलीज के लोग आए हुए थे और इसके साथ ही जब चिंगजी देखता है कि उसके भाई चिंगयू के बाजू में रन सोजो बहुत कॉन्फिडेंस से खड़ी हुई है तो ये देखते ही उसका दिल भी जल जाता है। उसका भाई कहता है, थैंक्स टू यू, ये प्लेन्स तुम्हारी वजह से ही आने पॉसिबल हुए हैं, तुमने ही तो सप्लायर को समझाया है। लेकिन चिंगी कहता है, नहीं मुझे नहीं, थैंक्स तो तुम्हें भाभी को बोलना चाहिए ना। वो गई है तुम्हारे प्लेन्स के लिए लड़ने की खातिर और वहां जाकर ह्यूमिलिएशन भी सही है। आज मुझे समझ आया है कि ट्रू लव किसे कहते हैं। वो तो टॉन्ट कर रहा था और बस क्या करती, वो भी खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी। और बस इतने में ही वहाँ उस ओपरा सिंगर हाई टैंक की एंट्री होती है और फिर से हाई टैंक की मुलाकात उस कॉप से होती है। एक्चुअली वो कॉप बोजी ही था। वैसे तो एक बड़ी फैमिली से था लेकिन फिर भी देश की सेवा के लिए वो कॉप के तौर पर काम कर रहा था। आज भी इन दोनों का आमना सामना बिल्कुल ड्रामेटिक ही होता है और ऐसा लगता है कि जैसे फ्यूचर में जाकर इनका कपल बन ही जाएगा। और फिर फाइनली वहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि जोंग के दादाजी थे और उसका नाम हुओ शाओ था और यही था हुओ फैमिली का हेड। वैसे तो वो व्हील चेयर पर था, बाल सारे के सारे सफेद थे लेकिन फिर भी उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि ये बहुत ही मीन इंसान है। और अब जब सारों से उसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है तो पता चलता है कि वो शहर की मोस्ट पावरफुल पर्सनैलिटीज में से एक है। लेकिन जैसे ही वो सोजो के करीब आता है, सोजो को कुछ पुरानी यादें आ रही थी। वो एक ऑर्फनेज चलाता था और इसी ऑर्फनेज में वो लड़कियों को हैरेस किया करता था और उन्हीं में से एक सोजो भी थी। वो उसे देखते ही एकदम नर्वस हो जाती है। ऐसा लगता है कि उसका ट्रॉमा बाहर आ जाएगा। वो तो उससे ढंग से हाथ भी नहीं मिला पा रही थी और चिंगजी था कि वो ये बात नोटिस कर लेता है। सोजो को दिख रहा था कि आज भी हो शाओ की नजरों में वही दरिंदगी है जो पहले हुआ करती थी। इतने में हो शाओ मिलता है चिंगजी से और कहता है, वैसे तो तुम्हारे हाथों पे खून है हमारी ही फैमिली का और देखो मिनचियान की शादी भी तुमसे हो रही है। किस्मत ने कैसा इंसाफ किया है। पता नहीं दूसरी दुनिया में उसका डैड खुश होगा या फिर परेशान। चिंगी भी कह देता है, क्यों ना आप जाकर खुद पता कर लें। और बस हर कोई हैरान था कि उसने बदतमीजी कर दी है। और बस इतने में हमें वहाँ पर वही नैनी सन भी दिखाई देती है जो कि ऑर्फनेज के कुछ बच्चों को लेकर आई थी। उनकी यहाँ परफॉर्मेंस करानी थी और उसके बाद फंड्स रेज करने थे। वो बच्चे बेचारे बहुत डरे हुए थे, कांप रहे थे। उनकी ये हालत देखकर उन पर दया आ रही थी लेकिन हर कोई देखकर यही कह रहा था कि कितने वेल बिहेव्ड और साइलेंट बच्चे हैं। पर इन बच्चों की हकीकत सोजो बहुत अच्छे से जानती थी क्योंकि ये सारा कुछ उस पर भी बीता था। पहले उसके बाद जब सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी तो बैक स्टेज जब बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे खुद को तो वहाँ पर सोजो भी जाती है। उनको देखती है और उसे उन पर बहुत दया आती है। नैनी सन से भी मिलती है। ये नैनी थी जो कि हो शाओ के सारे कारनामों में उसकी बराबर की पार्टनर थी और ये बच्चों पर जुल्म करती थी और उन्हें हो शाओ की दरिंदगी का निशाना बनाने के लिए उसका साथ देती थी। और आज के दिन में सोजो और उसकी टीम का निशाना हो शाओ नहीं था क्योंकि वो बड़ी मछली था बल्कि यही नैनी सन थी। उन बच्चों को देखकर सोजो सैड हो जाती है और फिर थोड़ी ही देर बाद वहाँ चिंगजी आता है। कहता है, सबको लग रहा था कि बच्चे साइलेंट हैं लेकिन मैं साइकोलॉजी रीड कर सकता हूँ। ये बच्चे डर के खामोश थे, वेल बिहेव्ड की बात नहीं थी। और फिर उसके बाद वो बच्चे अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। सारे लोग काफी खुश हो गए थे और फिर इतने में ओपरा सिंगर हाई टैंक स्टेज पर आती है। इस समय उन्होंने नैनी सन को कुछ ऐसा खिला दिया था कि जिसके बाद उसके पेट में गड़बड़ होगी और वो परफॉर्मेंस छोड़कर बाहर चली जाएगी। ऐसा ही होता है और उसके पीछे उसे जाकर खत्म करने के लिए सोजो एकदम तैयार बैठी थी पर चिंगी था वो उसे रोक लेता है और जानबूझकर उस ओपरा सिंगर को कहता है कि आज आपकी परफॉर्मेंस मेरी भाभी सुनेगी और ये परफॉर्मेंस मैं अपने भाई और भाभी को डेडिकेट करता हूँ। अब रिस्पेक्ट की वजह से ऑफ कोर्स सोजो को वहीं पर ही बैठना पड़ेगा लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से निकलने की कोशिश करती है। चिंगी उसे रोकता तो है पर फिर भी वो वहां से निकल ही जाती है। अभी वो नैनी सन को खत्म करने का प्लान बना रही थी, अभी पहुंची ही नहीं थी कि इतने में उसे अपने एक पार्टनर से मैसेज मिलता है कि उनकी एक पार्टनर तासिया ने मास्टर हुओ शाओ के प्लेन में बॉम्ब फिक्स कर दिया है।
सोजो ने सबको रोका था कि अभी हमने इस सेरेमनी में सिर्फ एक ही निशाना रखना है, लेकिन लगता है कि उसकी एक पार्टनर हो शाओ से बदला लेने के लिए कुछ ज्यादा ही बेचैन थी। और इतने में वहां पर एक पायलट ही आती है, जो कि पायलट होने की वजह से कुछ ज्यादा ही सुंदर दिखाई दे रही थी। और ये चिंग यू के एविएशन स्कूल की फर्स्ट फीमेल पायलट भी थी। और बस उसे देखते ही वो शाओ की तो राल टपकने लगती है। वो उसे देखकर अपने फेस पर एक कमीनी सी स्माइल लेकर आता है और उससे कहता है कि मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए ड्रिंक करो, लेकिन वो इनकार कर देती है। कहती है कि आपका प्लेन थोड़ी देर बाद मैंने ही उड़ाना है। मुझे नहीं लगता कि आप एक ड्रंक पायलट के साथ उड़ना पसंद करेंगे। और फिर उसके बाद चिंग यू वहां पहुंच जाता है और कहता है सॉरी, लेकिन इसके बिहाफ पर मैं ड्रिंक कर लेता हूँ। मास्टर हुओ शाओ सेरेमनी एंड होने से पहले ही आज वापस जा रहे थे और उनको प्लेन में बड़े ऑनर से बिठाने के लिए पायलट ये खड़ी हुई थी। वो तो सिर्फ हाथ का इशारा करती है और ये बुढ़ा तो उसका हाथ ही पकड़ लेता है और ऐसा पकड़ता है कि छोड़ने वाला ही नहीं था। पर ये बात तो सोजो जानती थी कि इस प्लेन में कुछ है, तो वो भी वहां पहुंच जाती है। वो लोग किसी तरह से उस बुढ़े से हाथ तो छुड़ा लेते हैं, लेकिन सोजो एक बहाना लगाती है। कहती है कि आप इस प्लेन में सफर ना करें क्योंकि हमारे पायलट सभी इस प्लेन को अच्छे से जानते नहीं है। क्यों ना आप हमारे एक पुराने प्लेन में सफर कर लें। पर तुरंत ही चिंग यी वहां पहुंच जाता है और कहता है क्यों नहीं, मैं उड़ाऊंगा इस प्लेन को। चिंग यी खुद भी एक पायलट था क्योंकि उसकी फैमिली कई सालों से यही काम करती थी। पर मास्टर हुओ शाओ ये देखकर बैठ जाते हैं और कहते हैं आपस में फैसला कर लो किसने प्लेन उड़ाना है, मैं बाद में आ जाऊंगा। और बाद में वहां के लोगों को परफॉर्मेंस दिखाने के लिए एक प्लेन तो उड़ाना ही था। तो चिंग ये कहता है कि क्यों ना मैं अपनी भाभी को साथ लेकर चला जाऊं। और सोजो तो चाहती ही यही थी। वो तुरंत ही रेडी हो जाती है और उसके बाद वो दोनों प्लेन में बैठते हैं और बस सारे लोग यही देख रहे थे कि चिंगी कितना टैलेंटेड है। जिनरुई तो जेलस ही हो रही थी कि मुझे तो एनवी हो रहा है, ये हर काम इतना अच्छे से कैसे कर सकता है। अब सोजो कहती है तुम ही बताओ मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे। तो यहाँ पर चिंगी उससे कहता है वादा निभाओ ना, प्लेन्स तो आ गए हैं, अब बताओ 3 साल पहले क्या कहानी है। अब वो उसे बताती है कि जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं लान को तलाश कर रही थी और इसी सिलसिले में जो लेटर्स लिखे थे वो तुम्हें मिल गए थे। और फिर थोड़े अरसे बाद मुझे मालूम पड़ा था कि लान के ट्रेसेस बाईचंग में मिले हैं, वो फैमिली के ये स्टेट घर पर। तो बस मैंने अपना सामान पैक किया और बाईचंग चली गई। तब मेरे जहन में तुम थे भी नहीं, मैं सिर्फ लान को तलाश करने गई थी। मैंने बहुत जख्म खाए थे, कई दफा उनके घर में घुसने की कोशिश की थी लेकिन निकाली गई थी और मुझ पर टॉर्चर भी हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी थी। एक दफा मैं पेड़ पर चढ़कर पीछे के रास्ते से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी कि तभी मैं गिर गई थी और तुमने मुझे संभाला था। और वो दिन जो मैंने तुम्हारे घर पर बिताए थे वो मेरी जिंदगी के सबसे सुंदर दिन थे। और फिर एक दिन मुझे पता चला कि तुम वो फैमिली के घर तक एक्सेस कर सकते हो। उससे पहले तुम्हें यूज करने का मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और बस जैसे ही मैं तुम्हारे साथ उस बैंक्वेट में पहुंची तो ये पहला समय था कि जब मैं मिन शियान के डैड मिस्टर हुओ के सामने और लैन के इतने करीब पहुंच चुकी थी। और बस फिर मैं बैक डोर से लैन को तलाश करती हुई एक जगह पर पहुंच गई। लैन की हालत उस वक्त बहुत खराब थी, उसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं लग रहा था। अब आगे की कहानी क्या होगी ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।